नमस्कार, मैं हूं अजय शर्मा और आप देख रहे हैं दृष्टि सागर। आज हम बात करने जा रहे हैं व्यापारी कल्याण बोर्ड के निवर्तमान उपाध्यक्ष और राष्ट्रीय व्यापारी सुरक्षा फोरम के राष्ट्रीय संयोजक, अनेकों समाजसेवी संगठनों से भी आप जुड़े हुए हैं। मैं बात कर रहा हूं अशोक गोयल जी की। अशोक गोयल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार शर्मा जी। भारतीय जनता पार्टी अब जो है अगले साल या दिसंबर के लास्ट तक या फिर अगले साल 2024 में लोकसभा चुनाव में भी जाने वाली है। किस तरीके से आप देख रहे हैं कि व्यापारियों के हितों को लेकर जो पार्टी ने काम किया है? देखिए, मिशन 2024 आज मोदी सरकार के सामने है। जी। मैं भी अपने आप को पार्टी का एक अदना सा सिपाही मानता हूँ। 70 साल की उम्र में मैं बड़े लंबे समय से 50-55 वर्षों से पार्टी एवं विचारधारा से जुड़ा हूँ। वर्तमान जो मिशन 2024 है, ये निश्चित रूप से मोदी जी के नेतृत्व में और उत्तर प्रदेश में मोदी जी और योगी जी। जी को भी आए 6 साल हुए हैं। 2017 में योगी जी के नेतृत्व में सरकार बनी थी पहली। जी। इन दोनों ने सुशासन के माध्यम से, सेवा के माध्यम से और गरीब के लिए कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से देश की एवं प्रदेश की सेवा की है। 2014 को आप क्या देखते हैं? क्या माहौल था? चारों तरफ घोटाले घोटाले हो रहे थे। सभी को पता है, उसी वजह से कई कई लाख करोड़ के घोटाले। जी। उन घोटालों में से जिस समय जनता ने परिवर्तन का मन बनाया तो निकली मोदी जी की सरकार। मोदी जी के नेतृत्व में पार्टी ने चुनाव जीता, एनडीए की सरकार बनी। जी। और निश्चित रूप से मान सकते हैं, समाज के सभी कमजोर वर्गों के साथ साथ भारत को कैसे सुदृढ़ किया जाए, किसानों को किस तरीके से उनकी आमदनी बढ़ाने के लिए प्रयास किया जाए, कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, आज आप देख रहे हैं चारों तरफ सड़कों का जाल किस तरीके से बना है। और ये यही नहीं, सीमा पर भी, जहां चाइना की सीमा है वहां पर भी सड़कों का जाल बना है। ये नितिन गडकरी जी के नेतृत्व में विशेष काम हुआ है। मोदी जी सबको संरक्षण प्रदान कर रहे हैं। आज देश विदेशों से हथियार ना मंगाकर, अगर जरूरत है तो जो चीज जरूरत है वो मंगाकर बाकी अपने यहाँ बनाने लगा है। बिल्कुल सही बात। हम निर्यात कर रहे हैं, हम जो है मोबाइल बनाकर निर्यात कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि मोदी जी ने देश के अंदर नई औद्योगिक क्रांति, दुनिया के लोग चाइना ना जाएं, भारत में आकर माल बनाएं और यहाँ का माल मेक इन इंडिया के नाम से सारी दुनिया में बिके। आपने बहुत बड़ी बात कही है, एक नई औद्योगिक क्रांति मेक इन इंडिया के नाम पर मोदी जी ने दुनिया भर में माल हमारा बिके। जी। इतना ही नहीं, रोजगार का जब व्यापार बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा। 17 प्रकार के टैक्सों को एक जगह लगा बांध कर जीएसटी लगाया। जीएसटी को उद्यमी जगत ने अपनाया भी और आज तो जीएसटी का कलेक्शन भी बहुत ज्यादा बढ़ा है। भारत की अर्थव्यवस्था जो उस समय 5वें नंबर पर, 10वें नंबर पर थी जी, आज वो 5वें नंबर पर पहुंची है। शीघ्र ही हम 3रे नंबर को छुएंगे। भारत एक विकसित देश, भारत एक स्वाभिमानी देश, भारत एक मजबूत देश बनता चला जा रहा है। सारी दुनिया में मोदी जी का डंका है। और कल तो हमारे रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी ने भी साफ कह दिया कि पाकिस्तान अपनी चिंता करो, हमारी चिंता छोड़ो। पीओके हमारा है, कश्मीर तो हमारा है ही है, पीओके भी हम लेंगे। तो लगता है कि एक मनोबल ऊंचा है देश को आगे ले जाने के लिए। किस तरीके से धारा 370 समाप्त हुई माननीय अमित शाह जी के द्वारा, किस तरीके से 3 तलाक समाप्त हुआ माननीय अमित शाह जी के द्वारा। अनेकों ऐसे विषय हैं। एक मजबूत भारत की दिशा में हम बढ़ रहे हैं। और इतना ही नहीं, आज काशी कॉरिडोर
यहाँ के सांसद माननीय मोदी जी हैं, कैसी तरक्की हुई है। दुनिया के लोग काशी के दर्शन के लिए आ रहे हैं, वहां से क्रूज चलने लगा है, मालवाहक जहाज चलने लगे हैं, चारों तरफ एक तरक्की का जाल बिछा है। जी देश में हवाई अड्डे बढ़े हैं, देश में हर प्रकार के यातायात के साधन बढ़े हैं, ग्रेटर एक्सप्रेस हाईवे बन रहे हैं, नए नए चिकित्सालय बन रहे हैं, नए नए एम्स बन रहे हैं। क्या कहा जाए, दुनिया भर में जितने भी विषय हैं उन सब में बेहतर करने का, बेटी को सम्मान देने का, किसान को सम्मान निधि देने का, किसान की एमएसपी बढ़ाने का, हर तरीके से काम मोदी जी की सरकार कर रही है, योगी जी की सरकार कर रही है। और इन डबल इंजन की सरकार में उत्तर प्रदेश में एक ऐसी हवा बनी हुई है कि उत्तर प्रदेश में हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय भूपेंद्र सिंह चौधरी ने भी कह दिया है कि हम 80 की 80 जीतने का लक्ष्य रखते हैं। 80 की 80 सीट पर जीतने के लिए हम लोग संकल्पबद्ध हैं, हम लोग घर घर जा रहे हैं। पार्टी ने हमको कार्यक्रम दिए हैं। अभी मैं भी कल 10 बुद्धिजीवियों को मोदी जी के 9 वर्ष की पुस्तक दे के आया हूं। निश्चित रूप से हम लोग पूरे उत्तर प्रदेश में और देश में जहां भी जो कार्यकर्ता है, और विशेषकर दुकानदार वर्ग, जी कारोबारी वर्ग, एक ऐसा वर्ग जो सदैव से इस देश के लिए समर्पित रहा है। 1952-53 में जब जनसंघ का गठन हुआ था, तब से ही दीपक के झंडे लगाकर जो है दुकानों पर एक माहौल बनाने का काम करता था। आज भी लघु उद्यमी वर्ग हो, हमारा उद्यमी वर्ग हो, छोटा दुकानदार हो, वो देश हित में सोचता है, जाति के बारे में नहीं सोचता। व्यापारी का कहना है, व्यापारी संदेश, सर्वोपरि भारत देश। जी, जैसे अभी आपने इतनी सारी बातें कही, पब्लिक हित की आपने बात की, मैं देख रहा हूँ आप पिछले स्थानीय नगर निकाय चुनाव हुए तो उसमें काफी सक्रिय थे आप, गांव देहात में भी गए, शहर में भी आपने बहुत सारी जनसभाएं की, और तब से लगातार हम जो समझ रहे हैं हमारे से पत्रकार कि भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन मोड में आ चुकी है। केशव प्रसाद मौर्य भी अभी दौरा करके गए हैं यहाँ से, कोई ना कोई पार्टी का वरिष्ठ नेता रहता है, आप मंच पे रहते हैं, लोगों से भी बातचीत करते हैं, सबसे बात करते हैं। क्या रुझान आपको दिखाई दे रहा है, किस तरह की चीजें होने वाली हैं, और ये जो सक्रियता जो है, इतनी ऊर्जा जो आपके अंदर बनी हुई है, इसका राज क्या है? 2 सवाल है इसके अंदर। देखिए, रुझान एकदम स्पष्ट है जी, राष्ट्रवादी एक तरफ, और जितने जो है भारत देश के बारे में अच्छा नहीं सोचते, ऐसे लोग जो कहीं ना कहीं अराजकता में विश्वास रखते हैं, कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार में विश्वास रखते हैं, भ्रष्टाचार में अखंड डूबे हुए हैं, ऐसे दलों के जो है नेता लोग एकजुट होकर अपने आप को बचाने के लिए मोदी जी के खिलाफ एक प्रयास कर रहे हैं। लेकिन ये प्रयास ऐसा साबित होगा जैसे क्या बताया जाए। आप उसका जिक्र कर रहे हैं जो पटना में मीटिंग हुई। पटना की मीटिंग का जिक्र कर रहा हूं। ये जो है केवल सपने साबित होंगे। भारतीय जनता पार्टी की माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय योगी जी के उत्तर प्रदेश में नेतृत्व में स्पष्ट बहुमत नहीं, 2/3 से ज्यादा, 350 सीटें मिनिमम, 303 थी पिछली बार जी, 350 सीटें लोकसभा की भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। हम दक्षिण में भी पैर पसार रहे हैं, हम हर जगह सेवा को लेके जा रहे हैं। आज प्रधानमंत्री जी ने 5 वंदे मातरम ट्रेन का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री जी विदेश से आए नहीं, विदेशों में देखा, जहां राहुल गांधी गए थे अमेरिका में, दुनिया भर की आलोचना, लोकतंत्र नहीं है ये कह के आए थे, वहां के राष्ट्रपति ने क्या जवाब दिया, भारत जैसा लोकतंत्र कहीं भी नहीं है। ऐसा लग रहा है आज मोदी जी सारे दुनिया के प्रधानमंत्री हैं। मैं तो ये कहना चाहूंगा, कांग्रेस ने देश को डुबोने का काम, आपने भी चाहे 1 मिनट ले रहा हूं मैं आपकी, कांग्रेस ने चाहे जो है बंटवारे के समय का मसला हो, कश्मीर का मसला यूएनओ में लाकर दबवा दिया। उस समय सरदार पटेल आगे बढ़ रहे थे, पीओके जब ही आ जाता। इतना ही नहीं, 1975 की इमरजेंसी लोग पूछे नहीं है। मैं उसी पर आ रहा था, आपको बात करना, कोई बात नहीं, बताएं। आपने जिस तरीके से कांग्रेस का जिक्र किया, लोकतंत्र का जिक्र किया, अभी 25 जून गई है, इमरजेंसी की हम बात करते हैं, तो एक लोकतंत्र के माथे पर एक कलंक के रूप में देखा जाता है, धब्बे के रूप में देखा जाता है। एक परिवार की सत्ता को बचाने के लिए इमरजेंसी लागू कर दी गई, बड़े बड़े नेताओं को, बुद्धिजीवियों को जेल में डाल दिया गया। आज भी लोग याद करते हैं उस इमरजेंसी के दौर को। आप कैसे देखते हैं? अभी आपने जिक्र भी किया। मैंने तो अपनी नंगी आंखों से देखा है जी। दिन में रामलीला मैदान
दिल्ली में जी श्री जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में आंदोलन हुआ बहुत बड़ा, जी और उसमें साफ कहा गया कि जो सरकार जनहितैषी नहीं है उसके आदेशों को ना माने। और उसके बाद शाम को इंदिरा गांधी जो इस्तीफा लिखते लिखते सिद्धार्थ शंकर राय थे बंगाल के, उनके कहने पर, अपने बेटे के कहने पर इमरजेंसी लागू करके सारे देश में लोकतंत्र का गला घोटा। आज ये बात जाके लोकतंत्र की करते हैं। अरे देश में ऐसे ऐसे कानून बना दिया गए कि प्रधानमंत्री अगर कुछ कतरी भी कर दे तो उसके खिलाफ केस नहीं चल सकता, ऐसा माहौल। राजनारायण ने याचिका डाली थी 1971 में इंदिरा गांधी के चुनाव के विरुद्ध। याचिका में अवैध जो तरीके थे वो इस्तेमाल करने का, सत्ता के दुरुपयोग का मामला था। उस पर जस्टिस सिन्हा ने, जस्टिस जगमोहन सिन्हा, उन्होंने जो है 25 जून से पहले ही फैसला हुआ, 25 जून को हुआ या 25 से पहले हुआ, हाँ नहीं 12 जून को फैसला हुआ। 12 जून के फैसले के बाद में सारे देश में एक लहर उठी, इंदिरा हटाओ देश बचाओ। उसी समय इंदिरा गांधी ने स्वयं को बचाने के लिए, सत्ता बचाने के लिए अपने 5 सांसदों को भी, मुझे आज की तरह याद है, मैं सारी रात सोया नहीं था, 22 साल की उम्र थी मेरी, पिलखुआ में भी कई लोग हमारे संघ के बड़े अधिकारी उनको ले गए थे, रातों रात दरवाजे तोड़े ले गए थे। यहाँ से भी बलदेवराव शर्मा जी गए थे। किस तरीके से जुल्म हुआ, प्रेस पर पाबंदी, बोलने पर पाबंदी, जिस तरह का वो माहौल था, नसबंदी लागू हो गई और चारों तरफ संजय गांधी जी के साथ के लोग, सुल्ताना रुखसाना जी ने कौन कौन, अकबर डंपी, कौन कौन लोग हावी हो गए थे देश की सत्ता पर। एक नया केंद्र चल रहा था। ऐसे समय में भगवान ने साथ दिया, चुनाव डिक्लेयर हुए, इमरजेंसी हटी सन 77 में, और 77 में बाहर ये सब लोग मिलकर जो विपक्षी दल थे जेल में ही एक हुए, जनता पार्टी के नाम से चुनाव लड़ा, और कुंवर महमूद अली हमारे गाजियाबाद से लड़े थे, मुझे आज की तरह याद है जी। तो उस समय भी मैं कार्यकर्ता था, उसके बाद मैं संसद भी देखने गया था। लेकिन जो मुरारजी भाई देसाई की सरकार बनी वो तोड़ दी गई कुछ ही समय बाद, सन 80 के पहले ही राजनारायण जी को बैठाकर मोहन मिकिन्स में सरकार तोड़ दी गई। कांग्रेस ने हमेशा देश के साथ षड्यंत्र किया, 84 में निर्दोष सिखों का कत्लेआम किया, क्या वो लोकतंत्र था? कौन कह सकता है? ठीक है, लोकतंत्र से खेलने का काम किया एक तरीके से हमेशा जी। तो ये जो एक कड़वी यादें हैं आपके जहन में, आज भी आप ऊर्जा से भर जाते हैं, आपको आक्रोश आ जाता है। किस तरीके से आपने जो जिक्र किया, दरवाजे तोड़ के लोगों को निकाला और उसके बाद नजर बंद कर दिया। ये 1975 की इमरजेंसी की बात हो रही है। मैं सोया नहीं उस रात सारी रात, हम लोग फोन मिलाते रहे, अब कौन गए, किन को ले गए, सारी जानकारी ले रहे थे। फिर अभी वहीं आरएसएस के संचालक थे, उनके पीछे ही बिल्कुल दीवार से दीवार लगी हुई थी, मकान था। जी जी। तो ये पूरी जो स्थिति है, जैसे अभी हम देख रहे हैं, अभी जिस तरह से पूरे विदेशों में या बाहर के देशों में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का डंका बज रहा है, लोग पैर छूते हैं। एक बार फिर पिक्चर रिपीट हुई है, एक किसी महिला बहुत बड़े एम्बेसडर ने, ब्यूरोक्रेट्स ने पैर छुए, उनके नाम नहीं पता है मुझे, लेकिन पिक्चर वायरल हो रही थी, उन्होंने पैर छुए मोदी जी के। कैसा लगता है कि आज हमारे देश की जो संस्कृति है, पैर छूने की जो परंपरा है, लोग उसमें अभिवादन कर रहे हैं, अपने देश के प्रधानमंत्री के पैर छू रहे हैं, आशीर्वाद ले रहे हैं, और बड़े विनम्र सौम्य स्वभाव से वो उनका अभिवादन करते हैं, देश के प्रधानमंत्री। देखिए भाई साहब, आदरणीय शर्मा जी, मैंने जैसे कि बताया, मोदी जी अपने संस्कारों के साथ सेवा का संकल्प लेकर सारी दुनिया के मददगार के रूप में सामने आए। कोरोना में जब सारी दुनिया करा रही थी तो भारत ने वैक्सीन बनाई भी और सारी दुनिया को भेजने का भी काम किया। हमने हमेशा शांति की और सुरक्षा की बात की। आज मोदी जी के प्रति जो जनविश्वास बना है, भारत में जिस तरीके से तरक्की का माहौल बना है, मैंने अभी भी आपको कहा था, भारत जैसे सशक्त, स्वाभिमानी, समृद्ध, आत्मनिर्भर एक ऐसा देश बनता जा रहा है, और जो निश्चित रूप से आने वाले समय में विश्वगुरु के रूप में चमकेगा। 26 सितंबर 2014 मुझे याद है, मैं भी टीवी देख रहा था, उस दिन आदरणीय मोदी जी ने जिस तरीके से सारी दुनिया को संदेश दिया, भारत की किसानों की उत्पादन क्षमता का, भारत के बाजारों की क्रिया शक्ति का, भारत के युवाओं के जो आईटी की उनकी जो योग्यता है उसके बारे में, भारत की मातृशक्ति के सम्मान के बारे में सारी दुनिया ने योग को माना, भारतीय योग सारी दुनिया ने अपनाया। तो निश्चित रूप से
भारत का मान सम्मान, भारत के हर जो देश, दुनिया के हर देश हैं वो भारत से आगे दोस्ती का संबंध चाहते हैं। अरे यूक्रेन में वहां लोग फंस गए थे, अगर भारत के झंडे को यूक्रेन वाले देखते थे वो भी गाड़ी को आगे जाने देते थे, रशिया वाले देखते थे वो भी जाने देते थे। ये है मोदी का प्रभाव। जी, बहुत बहुत धन्यवाद अशोक जी। अभी आपने हमसे सारी मुद्दों पर बातचीत की। आपने सुना जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और व्यापारी कल्याण बोर्ड के निवर्तमान उपाध्यक्ष और राष्ट्रीय व्यापारी सुरक्षा फोरम के राष्ट्रीय संयोजक अशोक गोयल जी कह रहे हैं कि 2024 के चुनाव में लगभग 350 सीटें वो जीतने जा रहे हैं और उत्तर प्रदेश में तो 80 की 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी की होंगी। उनका ये भरोसा है, दृढ़ विश्वास है। और इमरजेंसी को लेकर जो एक यादें हैं उनके पास, उसको लेकर वो उद्वेलित हो जाते हैं। आज भी जो है उनको वो पुरानी कड़वी यादें सामने आ जाती हैं, किस तरीके से क्या क्या हुआ। खैर, आप देखते रहिए दृष्टि सागर। अगले एपिसोड में फिर आपसे मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।